डोमेन्स। तो चलिए अब थोड़ी सी बात करेंगे डिटेल में कि जो 3 मेजर डोमेन्स हैं वो क्या क्या हैं। तो आपका वो वेब एप्लीकेशन डोमेन हो गया, आपकी मोबाइल एप्लीकेशन डोमेन हो गया और आपका नेटवर्क एप्लीकेशन डोमेन हो गया। तो जो वेब एप्लीकेशन डोमेन है, यहाँ पे आपके पास वेबसाइट्स की बात आती है कि आप वेबसाइट्स की बात करते हैं जो होस्ट करती हैं कंपनीज, और इन वेबसाइट्स को और सिक्योर बनाने के लिए वो लोग एथिकल हैकर्स को हायर करते हैं और उनसे मदद लेके उस वेबसाइट की वल्नरेबिलिटीज ढूंढते हैं। उस वल्नरेबिलिटीज को कैसे कोई एक्सप्लॉइट कर सकता है वो ढूंढते हैं। तो बेसिकली एथिकल हैकर आएगा, वो वेबसाइट को देखेगा, पूरा सिक्योरिटी टेस्टिंग करेगा रिगरसली, और फिर ये ढूंढेगा कि कहाँ कहाँ पे थ्रेड्स हैं, कहाँ कहाँ पे वल्नरेबिलिटीज हैं, और फिर उनकी एक सिक्योरिटी रिपोर्ट में बना के देगा उन लोगों को, और सजेशंस भी देगा कि कैसे वो लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। तो एज ए एथिकल हैकर आपका ये जॉब होगा कि आप, जैसे कि हम लोगों ने पहले कई बार बात कर चुके हैं, कि आपका ये जॉब होगा कि आप कोई भी वेबसाइट को लें और उसमें एक्सप्लॉइट्स ढूंढने की कोशिश करें। क्या क्या एक्सप्लॉइट्स हो सकते हैं, क्या क्या वल्नरेबिलिटीज हैं, वो वल्नरेबिलिटी से क्या क्या थ्रेट्स आ सकते हैं, और उन थ्रेट्स को हम लोग कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, क्या मेजर्स लेने चाहिए इनको रिजॉल्व करने के लिए। और फिर आप इसको एक रिपोर्ट में रख के, एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट में रख के, आप एक जिस ऑर्गेनाइजेशन ने आपको हायर किया है, आप उस ऑर्गेनाइजेशन को फिर देंगे। फिर आता है हमारा मोबाइल डोमेन। तो ये जो डोमेन है ये एक्चुअली एक बहुत ही अपकमिंग और बूमिंग डोमेन है। ये आप लोगों को अंदाजा तो लग ही गया हो कि क्यों ये अपकमिंग और बूमिंग ऑफ डोमेन है, क्योंकि आजकल हम लोग हर रोज मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं ऑलमोस्ट हर चीज के लिए। आजकल तो कुछ लोग अपना काम भी मोबाइल से करते हैं। तो इतने सारे लोग मोबाइल का इतना ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो बहुत बड़ा टारगेट बन जाता है हैकर्स के अटैक्स के लिए। तो इसीलिए ये एक बड़ी सी बूमिंग डोमेन हो गई है, जहाँ पे हैकर्स काफ़ी जल्दी हैक कर लेते हैं मोबाइल्स को, डेटा चुरा लेते हैं, फ्रॉडुलेंट काम करते हैं, पैसे ट्रांसफ़र करवा लेते हैं अपने सिस्टम्स में, अपने बैंक्स में, और वो सब। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि इसको सिक्योर करना, इस डोमेन को। स्पेशली यहाँ पे जो फाइनेंशियल एप्लीकेशन जो यूज़ होते हैं मोबाइल के अंदर, उनको सिक्योर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है। एज एन एथिकल हैकर आपका ये काम रहेगा कि आपको जानना होगा कि ये कौन कौन से टाइप्स के अटैक्स हो सकते हैं, और ये अटैक्स किस किस के एप्लीकेशन को ज़्यादा होंगे, और वो एप्लीकेशन की क्या नोन वल्नरेबिलिटीज़ हैं, इस पर्टिकुलर डोमेन की क्या नोन वल्नरेबिलिटीज़ हैं। मोबाइल एप्लीकेशन के जो वल्नरेबिलिटीज़ रहेंगे वो डिफरेंट रहेंगे आपके वेब एप्लीकेशन के डोमेन से। और आपका जॉब फिर से यही रहेगा कि आप एक रिपोर्ट क्रिएट करें जिसमें आप ये सारी चीज़ें बताएं और फिर सजेशंस दें जो भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप काम करते हैं। फिर आती है हमारी नेटवर्क आर्किटेक्चर डोमेन। तो ये जो डोमेन है, ये जो पिछली वाली डोमेन्स थी उससे थोड़ी सी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो यहाँ पे जो अटैकर होगा वो पूरे डोमेन को अटैक करेगा, और मतलब कि पूरे नेटवर्क को अटैक करेगा। पर यहाँ पे जो नेटवर्क साइड है, यहाँ पे करना थोड़ा सा डिफिकल्ट भी रहता है, पर जब वो कर लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा डैमेज भी हो सकता है। तो ये डोमेन काफ़ी हार्डकोर डोमेन हो गई। तो यहाँ पे एक आदमी आपका हैक करने की कोशिश करेगा आपके सर्वर्स को प्रॉक्सी सर्वर्स के थ्रू, और आपकी सिक्योरिटी और फायरवॉल्स को बाईपास करेगा और आपके सर्वर्स को डायरेक्टली हैक करेगा। तो ये थोड़ा सा और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ पे आपको नेटवर्किंग के बारे में काफ़ी अच्छे से जानना होगा कि नेटवर्किंग आर्किटेक्चर क्या होता है, आप नेटवर्क्स कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, और डेटा कैसे जाता है, कौन कौन से लेयर्स हैं। और आपको बेसिकली नेटवर्किंग के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि डेटा पैकेट्स कैसे ट्रांसफ़र होते हैं, उसमें ओएस कैसे इस्तेमाल होता है, और इन सारी चीज़ों को आपको अच्छे से जानना होगा। तो हमारे पास और भी डोमेन्स हैं, जैसे कि आपका आईओटी डोमेन हो गया, जो इतनी मेजर डोमेन नहीं है, जहाँ पे इतने सारे एथिकल हैकर्स की ज़रूरत नहीं है, पर तब भी वहाँ पे थोड़ी सी ज़रूरत रहती है, क्योंकि ये अभी तक बूम नहीं किया है, पर फ्यूचर प्रेडिक्शंस के हिसाब से ऑलमोस्ट हर चीज़ आईओटी होने वाली है, और इसके लिए सिक्योरिटी मेजर्स इंप्लीमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। तो इसलिए अभी के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर बाद में जाके बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। मैं आपको एक बहुत बड़ी एग्जांपल दे सकता हूँ, वो है आपका अलेक्सा और गूगल होम जो हैं, ये ऐसे डिवाइसेस जो हैं, ये आपके पूरे के पूरे होम में खूब सारी जो आईओटी डिवाइसेस रहेंगे उनसे कनेक्टेड रहेंगे, और उनसे कॉन्टैक्ट करते रहेंगे, उनसे कम्युनिकेट करते रहेंगे। आपकी रिक्वेस्ट और कोई भी शेड्यूल्ड चीज़ हो तो हमेशा ऐसे कम्युनिकेशन होता रहेगा। तो ऐसा केस नहीं होना चाहिए कि कोई भी हैकर है वो
डायरेक्टली इस कम्युनिकेशन को हैक कर ले और आपके अलेक्सा को या फिर आपके डिवाइसेस को डायरेक्टली हैक कर ले और आपके पूरे पूरे घर का कंट्रोल उनके पास आ जाए, जितने भी आईओटी डिवाइसेस हैं। तो उससे वो कोई भी गलत काम कर सकता है, मतलब कि आपकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और आपका अगर घर में कोई आईओटी लॉक लगा है उसको इनडायरेक्टली खोल सकते हैं। तो ऐसी खूब सारी चीजें हो सकती हैं। सिमिलरली आपके पास हो गए दूसरे डोमेन्स भी, जैसे आपका क्लाउड कंप्यूटिंग डोमेन है जो भी बढ़ रहा है और वहां पे भी एथिकल हैकर्स की जरूरत है। और फिर एक काफी नई चीज है वो ब्लॉकचेन करके है, जहां पे भी एथिकल हैकर्स की जरूरत है। तो ये इतनी सारी डोमेन्स हैं, पर हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करेंगे वेब एप्लीकेशन डोमेन पे, मोबाइल एप्लीकेशन डोमेन पे और नेटवर्क आर्किटेक्चर डोमेन पे, क्योंकि ये सारी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डोमेन्स हैं। एक्चुअली मोस्ट एथिकल हैकर्स का काम वेब एप्लीकेशन डोमेन में ही हुआ, क्योंकि जो 75% ऑफ अटैक्स होते हैं दुनिया में वो बेसिकली आपके वेब एप्लीकेशंस पे ही होते हैं। तो आपके जितने भी बिजनेसेस होंगे उसकी एक वेबसाइट होगी तो होगी ना, है ना। मतलब कि अगर फेसबुक पेज नहीं है तो वो लोग अपनी खुद की वेबसाइट बनाना जरूर चाहेंगे। तो बहुत सारे बिजनेसेस हैं दुनिया में और बहुत सारे बिजनेसेस के वेब एप्लीकेशन होना पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। और जब इतने सारे वेब एप्लीकेशंस होते हैं, जब बेसिकली आपकी वेबसाइट्स हो गई, तो उनका जो रेट ऑफ अटैक होता है इन पे वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए 75% ऑफ द जो काम होता है एथिकल हैकर्स का वो बेसिकली वेब एप्लीकेशंस के साथ होता है। तो वेब एप्लीकेशन डोमेन में आपकी दो टाइप की वल्नरेबिलिटीज होती हैं जनरली। आपके क्लाइंट साइड वल्नरेबिलिटीज हो गई और आपके सर्वर साइड वल्नरेबिलिटीज हो गई। अगर क्लाइंट साइड वल्नरेबिलिटीज की बात करें तो ये जो है ये थोड़ा सा ज़्यादा रिलेटेड है। जो आपका क्लाइंट साइड होता है उसमें कोई भी डेटा मैनिपुलेशन या कोई भी चीज़ का मैनिपुलेशन करना हो आपके क्लाइंट साइड से। अगर आप लोगों को एग्जांपल दूं तो अगर आपको इंडिया के सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट के हादसे के बारे में पता हो, जहाँ पे जो वेबसाइट थी किसी ने हैक कर दी थी और हैकर ने क्या किया था, वो बेसिकली वेबसाइट को हैक करके वहाँ पे HTML कोड इंजेक्ट कर दिया था। तो उससे बेसिकली उसने सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट को डीफेस कर दिया, मतलब उसको गलत दिखाया, कि मतलब कि दूसरी इमेज दिखा दी कि उनका मुंह काला कर दिया बेसिकली। तो ये एक अटैक हुआ था। तो इसको हम लोग क्लाइंट साइड, तो हम लोग इसको डिफेसमेंट अटैक कहते हैं, जहां पे कोई अटैकर बेसिकली किसी और को डिफेस करना चाहता है, किसी की बदनामी करना चाहता है। तो ऐसे ही हम लोगों ने एग्जांपल देखा कि सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट को किसी ने बदनामी की। तो हम लोग इसको क्लाइंट साइड वल्नरेबिलिटी कहते हैं, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट थी वो अच्छे से प्रोटेक्टेड नहीं थी। वो लोग उनके ऐसे मेजर्स नहीं थे जो HTML इंजेक्शंस को रोक पाते। तो उन लोगों ने क्या उनको उनको क्या करना चाहिए था, उन लोगों को कोई वाइट लिस्टिंग रखनी चाहिए थी या फिर कोई ब्लैक लिस्टिंग मेंटेन करके रखनी चाहिए थी इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए। और आके और भी अटैक्स, तो ये आपके CSS अटैक हो गया, जो मेनली आपका रिलेटेड होता है क्रॉस साइट स्क्रिप्टेड रिफ्लेक्शन के लिए। और ऐसे खूब सारे अटैक्स होते हैं जो आपके क्लाइंट साइड वल्नरेबिलिटीज को एक्सप्लॉइट करते हैं। तो फिर आते हैं चलिए सर्वर साइड पे। तो जो सर्वर साइड वल्नरेबिलिटीज होती हैं ये बेसिकली आपका सर्वर एंड की कोई वल्नरेबिलिटी हुई उसके बारे में बात करते हैं। तो ये मान लेते हैं कि आप एक MySQL डेटाबेस यूज कर रहे हैं और आपका जो फ्रंट एंड है वो डायरेक्टली SQL वेरिएबल्स को हैंडल कर रहा है। तो फ्रंट एंड में अगर आप डायरेक्टली वेरिएबल्स SQL वेरिएबल्स को हैंडल कर रहे हैं, तो जो हैकर है वो बेसिकली SQL इंजेक्शन का इस्तेमाल करके वो अपने लिए गेन पा सकता है आपके सिस्टम में। तो अगर आप मान लीजिए कि आप PHP यूज कर रहे हैं बैकएंड की तरह और आप अपने फ्रंट एंड में कोई PHP का वेरिएबल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके साथ हैकर क्या करेगा, वो बेसिकली PHP इंजेक्शन अटैक कर देगा, जिसमें वो PHP स्क्रिप्ट लिखता है और उसको एक्सेस मिल जाती है। तो ये जो अटैक्स होते हैं ये आपके सर्वर साइड की वल्नरेबिलिटीज को एक्सप्लॉइट करते हैं। तो अगर हम लोग सर्वर साइड और क्लाइंट साइड के अटैक्स के बारे में बात करें तो उनको हम लोग तीन मेजर कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका पैरामीटर टैम्परिंग, अनवैलिड, फिर आता है अनवैलिडेटेड इनपुट्स, फिर आता है आपका डायरेक्टरी ट्रांसवर्सल अटैक्स। तो पैरामीटर टैम्परिंग के बारे में बात करते हैं। जो पैरामीटर टैम्परिंग होती है बेसिकली आप ट्रेडिशनल वे में किसी चीज को एक्सप्लॉइट करें कोई सिस्टम का, तो उसमें क्या होता है बेसिकली, आपको बताने के लिए मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ।
तो जब भी आप सर्वर और क्लाइंट साइड की बात करते हैं तो बेसिकली कैसे काम करता है, आपका एक सर्वर हो जाता है, एप्लीकेशन सर्वर, उसको हम लोग example.com मान लेते हैं, फिर आपका एक क्लाइंट हो जाता है और फिर आपका एक डेटाबेस सर्वर हो जाता है। तो जो डेटाबेस सर्वर है वो आपके एप्लीकेशन सर्वर से कनेक्टेड है और आपका क्लाइंट जो है वो भी आपके एप्लीकेशन सर्वर से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे बेसिकली आप देख सकते हैं कि कम्युनिकेशन हो रहा है सबके बीच में। तो ये क्लाइंट कोई रिक्वेस्ट भेजता है एप्लीकेशन सर्वर को, एप्लीकेशन सर्वर उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है डेटाबेस से डेटा उठा के, और जब वो रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर लेता है तो वो एक रिस्पॉन्स की तरह उसको वापस भेज देता है। तो यहाँ पैरामीटर टैम्परिंग में बेसिकली क्या होता है कि जो आपका अटैकर होता है, ये आदमी आपका यहाँ पे बीच में आके बैठ जाता है, वो आपके कम्युनिकेशंस के बीच में आके बैठ जाता है। तो ये हमारा ट्रेडिशनल, अब हमारा ये ट्रेडिशनल तरीका हो गया कोई भी एप्लीकेशन का काम करने का, और इसके अंदर आपको जो अटैकर है वो ये जानता है कि ये कैसे काम करता है, उसको पता है कि एप्लीकेशन एक सर्वर है, डेटाबेस सर्वर है, और जो क्लाइंट है वो ऐसे कम्युनिकेट कर रहा है। तो यहाँ पे पैरामीटर टैम्परिंग ये हो गई कि जो हैकर बीच में बैठा होगा हमारे कम्युनिकेशन मीन्स के, वो क्या करेगा, वो बेसिकली मॉनिटर करने की कोशिश करेगा कि क्या कम्युनिकेशंस जा रहे हैं। अगर यूजर ने कोई रिक्वेस्ट भेजी है, क्लाइंट साइड से कोई रिक्वेस्ट आ रही है, तो वो उसको पढ़ सकता है। ऐसे प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा है कि अगर वो बीच में बैठा हुआ तो ये वो काम कर सकता है। अगर आपका जो नॉर्मल इंटरेक्शन है उसके बाद फिर से करें, जिसमें कि एक क्लाइंट जो है, यूजर है, वो अपने क्लाइंट साइड से एक रिक्वेस्ट भेजता है, तो वो रिक्वेस्ट जो है वो सबसे पहले आपके एप्लीकेशन को जाती है, और जब एप्लीकेशन है उस रिक्वेस्ट को पढ़ता है और उसको समझता है, उसको प्रोसेस करता है और फिर उसको रिस्पॉन्स भेजता है। तो ये आपका अगर एग्जांपल लें तो उसमें अगर आप कोई यूजर है वेबसाइट पे आया हुआ है, वो बटन को क्लिक करता है, तो जो रिक्वेस्ट है वो आपकी क्लिक है, और जो रिस्पॉन्स है वो है कोई नया डेटा, कोई नया पेज या फिर कोई भी नया फंक्शन। तो जो अटैकर वो यहाँ पे बैठ के बेसिकली ट्राई करेगा आपको देखने की डेटा क्या है, उसको स्निफ करने की कोशिश करेगा। तो इस अटैक में बेसिकली जो हैकर है वो इस डेटा के साथ टैम्परिंग भी कर सकता है। तो यहाँ से आपका पैरामीटर टैम्परिंग आता है कि वो जो डेटा है उसको डेटा को टैम्पर कर सकता है और उसको डिलीट कर सकता है और उस डेटा को अपने इंपोर्ट कर सकता है अपने पर्सनल यूज के लिए। अगर ये डेटा जो है वो एंक्रिप्टेड है, जो कई बार होता है ऐसे केसेस में, तो तब अटैकर जो है वो पढ़ नहीं पाएगा डेटा क्या है और उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, पर वो तब भी हार्म कर सकता है। वो बेसिकली क्या करेगा कि जो भी अल्फा न्यूमेरिक डेटा जा रहा है, मतलब क्लाइंट साइड से आपने रिक्वेस्ट भेजी, रिक्वेस्ट एंक्रिप्ट हुई, और एंक्रिप्ट होने के बाद अल्फा अल्फा न्यूमेरिक डेटा हो गया और वो पैकेट्स के थ्रू जा रहा है एप्लीकेशन के पास। और उस समय अटैकर क्या करता है, बेसिकली अटैकर उसको लेता है और उसके कुछ पीसेस को हटा के दूसरे पीसेस लगा देता है, जिससे कि वो डेटा को वो हार्म कर रहा है। जो डेटा एक्चुअल में एप्लीकेशन सर्वर को पहुंचेगा वो असली डेटा नहीं होगा। मान लीजिए कि आप कोई मैसेज भेज रहे हैं, हेलो हाउ आर यू, अपने साइड से अपने फ्रेंड को, और जो अटैकर है वो उसको बेसिकली ऐसे बदलेगा कि जो आपका फ्रेंड है उसको डैमेज डेटा मिलेगा, उसको रैंडम गार्बेज डेटा मिलेगा। तो इससे इवन दो आपका अटैकर डेटा नहीं पढ़ पा रहा है, वो आपके डेटा को हार्म कर रहा है। तो कई बार अगर कोई समझ लीजिए कोई काफ़ी इंपॉर्टेंट सिचुएशन हुई, जैसे कि मान लीजिए कि टेररिस्ट अटैक हुआ है, और जो टेररिस्ट की हैकर टीम है उन लोगों ने हमारे गवर्नमेंट कम्युनिकेशंस को रोक दिया है, क्योंकि वो लोग ऐसे डेटा को हार्म कर रहे हैं, तो हम लोग एक दूसरे से अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एक एग्जांपल हो सकता है ऐसे टैम्परिंग का। और जो दूसरा अटैक है वो है हमारा अनवैलिडेटेड अटैक। जो अनवैलिडेटेड अटैक होता है उसमें जो अटैकर है वो बेसिकली एक इनपुट देता है, और वो जो इनपुट है वो बेसिकली ऐसा इनपुट है जो अनवैलिडेटेड इनपुट है। मतलब कि आप लिखते हैं अपना कोड नॉर्मल इनपुट्स एक्सेप्ट करने के लिए, अगर आपने यूजर नेम और पासवर्ड एक्सेप्ट करने के लिए वेरिएबल्स बनाए हैं तो सिर्फ वो वही एक्सेप्ट करेंगे ना, वो कोई रैंडम वैल्यूज नहीं एक्सेप्ट कर पाएंगे। तो मतलब रैंडम वैल्यूज क्या, अगर कोई आपने बड़ा सा कोड लिख दिया तो वो नहीं एक्सेप्ट कर पाएंगे, बोलेंगे कि एरर है। तो अगर हम लोग एग्जांपल लें फिर से, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो अटैकर है वो लॉगिन नेम में ऐसी स्क्रिप्ट डालेगा जिसमें वो लिखेगा स्क्रिप्ट अलर्ट यू आर हैक्ड, और फिर स्क्रिप्ट टैग क्लोज कर देगा, और ये बेसिकली एंटर करेगा एज अ वैल्यू। तो इसको हम लोग इंजेक्शन, HTML इंजेक्शन कहते हैं। वो ये भी कर सकता है, लॉगिन यूजर नेम में ये डाल सकता है आपको डराने के लिए कि यू आर हैक्ड, या फिर वो ये कर सकता है कि वो आई फ्रेम डाले, और आई फ्रेम से वो क्या कर सकता है, वो बेसिकली डिफेमेशन कर सकता है वेबसाइट की। ये अगेन HTML इंजेक्शन हो गया, जिसमें कि वो आई फ्रेम में SRC डाल रहा है और उसमें कोई अपनी खुद की वेबसाइट या फिर कोई बदनामी वाली वेबसाइट डाल रहा है, जिससे कि आपकी जो वेबसाइट है उस पर वो आ जाए।
तो ये HTML इंजेक्शन हो गया। तो वो बेसिकली डीफेस करने के लिए यूज़ कर सकता है, या फिर कोई भी अपनी रैंडम वेबसाइट पे जहाँ पे मैलवेयर है वहाँ पे रीडायरेक्ट करने के लिए यूज़ कर सकता है। और अगर वो आपका जो सिस्टम है वो एक SQL डेटाबेस से जुड़ा हुआ है, तो वो बेसिकली SQL इंजेक्शंस का भी इस्तेमाल कर सकता है। तो यहाँ पे एग्जांपल देख रहे हैं हम लोग, यूनियन सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स। तो बेसिकली अगर आप क्वेरीज एक्सेप्ट कर पा रहे हैं इसके थ्रू, तो उसके थ्रू बेसिकली ये कमांड लेगा और सारे यूजर्स के डिटेल्स दे देगा। तो ऐसे ही आपके खूब सारे टाइप्स के अनवैलिडेटेड इनपुट्स होते हैं, और आपके जो ऐप हैं उनमें मेजर्स होने चाहिए जो इनसे प्रोटेक्ट करते हैं। या फिर एज अ एथिकल हैकर आपको पता होना चाहिए कि ऐसे इंजेक्शंस हो सकते हैं, और ऐसे बेसिकली इन अनवैलिडेटेड इनपुट्स आ सकते हैं, उनके अगेंस्ट कैसे बचना है, उसके मेजर्स के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। फिर आता है आपका डायरेक्टरी ट्रैवर्सल अटैक। जो आपका डायरेक्टरी ट्रैवर्सल अटैक होता है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड अटैक होता है, और ये अटैक दूसरे अटैक से ज़्यादा भारी भरकम होता है। आपके पैरामीटर टैम्परिंग और अनवैलिडेटेड इनपुट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है ये अटैक। तो इसमें बेसिकली आप OS से इंटरेक्ट करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है। अगर आपकी कोई वेब एप्लीकेशन है वो अपने जो भी सर्वर पे चल रही है उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको गलती से एक्सपोज कर देती है, तो उससे एक बहुत खतरनाक अटैक हो सकता है, जिसमें कि अगर मान लीजिए कि आप अपनी वेबसाइट में अगर कोई DNS लुकअप यूज़ कर रहे हैं कमांड, तो उसके लिए आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद चाहिए रहेगी। तो अगर आपका जो हैकर है वो उसको ये आइडिया है कि ये कमांड यूज़ हो रहा है, उसको ये नॉलेज है, उसने इन्फॉर्मेशन गैदरिंग में पता लगा लिया था ये हो रहा है, तो वो इसका गलत इस्तेमाल उठा सकता है। वो बेसिकली क्या करेगा, वो ऐसे कमांड्स रन करेगा जिसको उसको पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम का कंट्रोल मिल जाए आपके ये DNS लुकअप कमांड के थ्रू, ये एक्सपोजर के थ्रू। तो उसमें वो सारी आपकी सिस्टम को कंट्रोल कर सकता है, फाइल सिस्टम में डेटा को डिलीट कर सकता है, उसके साथ टैम्परिंग कर सकता है, और उसको कोई अपना खुद की चीज़ ऐड कर सकता है, और यूज़र डिटेल्स को भी वो डाउनलोड कर सकता है। तो ऐसी इश्यूज हो सकते हैं आपके डायरेक्टरी ट्रैवर्सल अटैक्स के साथ। तो ये थे हमारे 3 मेजर कैटेगरीज हमारे वेब एप्लीकेशन के अटैक्स। जो हो गया क्या, पैरामीटर टैम्परिंग, जहाँ पे आप जो डेटा है उसके साथ टैम्परिंग करते हैं। ये कम्युनिकेटिव डेटा है जहाँ पे आप डेटा भेज रहे हैं एक साइड से दूसरी साइड, क्लाइंट साइड से सर्वर, या फिर अपने से अपने फ्रेंड को मैसेज भेज रहे हैं, तो ऐसे डेटा को वो टैम्पर करता है, उसको डाउनलोड कर सकता है, उसको रिमूव कर सकता है, ऐसे खूब सारी चीज़ें। और अनवैलिडेटेड इनपुट्स जिसमें कि आप इंजेक्शन अटैक्स कर सकते हैं, जैसे कि आपके SQL इंजेक्शन, PHP इंजेक्शन या HTML इंजेक्शन, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं बैक एंड में और कौन सा फ्रंट एंड में यूज़ कर रहे हैं। और फिर आपका डायरेक्टरी ट्रैवर्सल अटैक जिसमें कि जो हैकर है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करता है बेसिकली एक्सपोज पॉइंट्स के थ्रू, एक्सपोज एंड पॉइंट्स के थ्रू। तो ये थे हमारे मेन 3 कैटेगरीज वेब एप्लीकेशन अटैक्स के। और हम लोगों ने देखा कि वेब एप्लीकेशन डोमेन में कैसे एप्लीकेशन सर्वर सेटअप हो सकता है, और हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स देखे जिसमें इंजेक्शन अटैक्स के बारे में पता चला।